नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। योगी सरकार के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने मोर्चा खोल दिया है। शिक्षा मित्रों का आरोप है कि सरकार उनके साथ लगातार अनदेखी कर रही है, जिसकी वजह से उनके सामने प्रदर्शन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। वहीं सरकार के विरोध में यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने इको गार्डन में प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान शिक्षा मित्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि समायोजन प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की गई है। जब समायोजन पर सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं करती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही कहा कि सरकार 12 माह के वेतन के साथ 62 साल की सेवा निर्धारित की जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शमशाद आलम संवाददाता हमारे लखनऊ से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शमशाद, शिक्षा मित्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? और उनको बुला करके जो भी अमल करके बुला करके अपने साथी लोग प्रशासन करते हैं, वहाँ काल है ऐसा। शमशाद, शिक्षा मित्र यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर आपके पास? हम अपनी बात आपसे इको गार्डन में मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद के लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे इको गार्डन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई समय से जो है वो प्रयास कर रहे थे अपनी 6 मांगों को लेकर। आज जो है वो धरना प्रदर्शन जो है इको गार्डन में करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। हम कई लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके की मांगे हैं, क्या कुछ मांगों के लिए जो है क्या। शमशाद, क्या कुछ मांगे हैं शिक्षा मित्रों की? बिल्कुल हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मांगे हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका और आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ मांगे हैं उनके लिए? ये धरना प्रदर्शन नहीं, शिक्षा में सम्मान बचाओ और हमारी मांगे प्रमुख मांगे हैं। शिक्षा मित्रों को नियमावली में शिथिलता देते हुए दूसरा जब तक नहीं हो पा रहे हैं इनको 12 माह का मानदेय देते हुए 40,000 रुपये मानदेय। तीसरा नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों को भी समायोजित किया जाए। और चौथी मांग हमारी है, जो हमारे मृतक साथी हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता राशि देते उसको जीवन यापन के लिए एक नियुक्ति दी और मूल विद्यालय से संबंधित और महिला साथियां जो अपने जाने को वंचित रह गई है उनको दिया जाए। इन मांगों को लेकर क्या रणनीति कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस भारी तादाद में हम लोग भ्रष्टाचार की संख्या में उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। हमारा एक मंडल प्रमुख सचिव शिक्षा को वार्ता करने को आ गया है। अब क्या वार्ता होती है, क्या सहमति बनती है, वो लौट के आने के ऊपर है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी जो एकता है शिक्षा मित्रों की, इस एकता को देखते हुए, शक्ति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं का निराकरण जरूर करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं कई लोग जो है यहाँ पे काफी लोग तादाद में मौजूद हैं। हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि ये पूरी तरीके से आपको दिखाने का। शमशाद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शमशाद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शमशाद, अगर शिक्षा मित्रों की मांगे जो है सरकार नहीं मानती है तो इनका अगला कदम क्या कुछ होगा? मांगे नहीं पूरी होती है तो अगला कदम जो है ये आने वाले कुछ दिनों में जो है एक बहुत बड़ी रैली निकालेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में और विधानसभा चुनाव का भी काम करेंगे, क्योंकि तादाद ज्यादा है। इनकी जो मांगे हैं उसको देखते हुए जो है आला अधिकारी अभी तक कोई इनको आया नहीं मिलने के लिए। 2 बजे का समय दिया था, हालांकि कुछ टीम इनकी जो है मिलने के लिए गई थी। यहाँ पे कितने वार्तालाप हुई है इसकी जानकारी हम आगे आपको देते रहेंगे। और अभी काफी लोग यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं।
शमशाद, कुछ लोगों से आपकी बातचीत हो तो जरूर पूछें कि अगर उनकी मांगे सरकार जो है नहीं मानती है तो वो क्या कुछ आगे करेंगे और उनकी मांगे क्या कुछ हैं, किन किन मुद्दों पर वो सरकार के सामने अपने मुद्दे रख रहे हैं, क्या कुछ चाहिए उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार से। काफी ज्यादा लोग यहाँ मौजूद है, इसकी वजह से जो है आवाज में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। मगर आपको बता दें कि इनकी मांगों को लेके यहाँ पे जो है, हालांकि अभी कोई आला अधिकारी यहाँ पे पहुंचा नहीं है और यहाँ पे जो तादाद है वो बढ़ती चली आ रही है। काफी दूर से लोग आए हुए हैं। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का जो है यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या कुछ अगला कदम होगा। सर, अगर आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, काफी ज्यादा यहाँ लोग मौजूद हैं ये मांगों को लेकर, अगर मांग नहीं पूरी होती तो अगला कदम क्या है? हमारी सरकार ने पहले भी पार्टी के लोगों ने इस तरीके से शिक्षा मित्रों के साथ मात्र मानदेय जो है 3200 रुपये मिलता था। 10,000 बढ़ाने में हमारी पार्टी ने बहुत जो है अहम भूमिका निभाई थी। हम लोग भी थे, हमारे मंत्री जी माननीय सांसद कौशल किशोर जी ने आप सबकी लड़ाई भी लड़े थे। हम आप सबकी बातों को अपनी सरकार में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे शिक्षक मित्रों का जो है दर्द भी दूर किया जाए, उनके सपने के काम कई मांगे उनको लेकर के जिस तरीके से उनकी जो रिटायर हो गए हैं, जो मित्र हो गए हैं, जिनकी मौतें हो गई है, उनको भी कहीं न कहीं जो है सरकार की तरफ कुछ न कुछ सुविधा दी जाए। जो रिटायर हो चुके हैं सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ समाप्त नहीं हुई है, लेकिन केवल शिक्षा विभाग की चल रही है, आपके नहीं हुई थी। बाकी पेंशन धारक को तो उसमें मिलेंगी। बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अधिकारी जो नजर आ रहा है के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में समायोजन को लेकर शिक्षा मित्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि सरकार उनका समायोजन करे, उनके नौकरी की जो आयु सीमा है वो 62 वर्ष करे और अलग अलग तरीके के मुद्दे जो है शिक्षा मित्रों के वो सरकार के सामने रख रहे हैं और अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो ये धरना जो है वो आंदोलन का स्वरूप ले लेगा।
वहीं रायबरेली में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है। यहाँ लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर अतिक्रमणकारियों को पहले दी गई चेतावनी के बाद आज सभी दुकानों को हटा दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा और ईगो नगर पालिका आशीष सिंह की अगुवाई में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। दरअसल योगी सरकार के 100 दिन एजेंडे के दौरान भी ये अतिक्रमण हटाए गए थे, लेकिन लोगों ने दोबारा यहां अतिक्रमण कर लिया था। कार्रवाई के बाद सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने कहा कि शहर को जाम मुक्त बनाए रखने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम शंकर शुक्ला रायबरेली से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ओम शंकर शुक्ला, प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार जो है वो बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। और जो योगी सरकार का पिछले 100 दिन का एजेंडा था अतिक्रमणकारियों को, उसमें भी बहुत ज्यादा अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसी के तहत जो है ये सिटी मजिस्ट्रेट और ये नगर पालिका के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ उन्हीं अतिक्रमण को फिर हटाया गया है, क्योंकि अतिक्रमण होने से मार्ग दुर्घटनाएं और जाम की आशंका लगातार बनी रहती है। इसी के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट के साथ कहना है कि अतिक्रमणकारी रखा नहीं जाएगा और लगातार इनके विरुद्ध कार्रवाई होती रहेगी। जी, क्या कुछ और प्लान है प्रशासन का अतिक्रमण के खिलाफ? जी, अगर शहर की बात करी जाए तो शहर में लगातार जो है ठेले हैं, ई रिक्शा है, इनको लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि शहर में लगातार जो है जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे एम्बुलेंस से लेके और जो बीमार लोग अस्पताल जाने होते हैं वो भी जाम में फंस जाते हैं। इसी सबको दिमाग रखते हुए जो है जिला प्रशासन ने एक कदम उठाया है। क्या कुछ और किसी हिस्से में शहर की कार्रवाई होनी है अभी प्रशासन की तरफ से? जी हाँ, शहर के लगभग पूरे शहर में कार्रवाई होनी है। ये पहला चरण था कि लखनऊ प्रयागराज हाईवे है, क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी से लेकर एम्बुलेंस से लेकर सभी वीवीआईपी का आना जाना रहता है, और इन दुकानों की वजह से वहां पर लोगों का जमावड़ा लगता था और वहां पर जाम की स्थिति बनती थी। इसी के तहत जो है कल सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ उस अतिक्रमण को हटाया गया। रेहड़ी पटरी वालों की वजह से भी काफी जाम की समस्या नजर आती है सड़कों पर, तो उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन किया जा रहा है या क्या कुछ नियम बनाए गए हैं रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रशासन की तरफ से? हाँ, अगर बात रेहड़ी पटरी और ठेले वालों की करी जाए तो उनके लिए भी कार्य योजना तैयार करी जा रही है कि उनको जो जितने ओवरब्रिज है उनके नीचे उनको शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस योजना पर अमल कब होता है तो बात की बात है, लेकिन वर्तमान में जो है जाम से निपटने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर ये अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर गर्जा है। क्या कुछ कहना है प्रशासन का इस कार्रवाई को लेकर, ओम शंकर? प्रशासन के साथ निर्देश है कि शासन की मंशा के अनुरूप जो है वो एम्बुलेंस है और हाईवे खाली होने चाहिए। हाईवे पर जो ट्रक खड़ा कर देते हैं इनके खिलाफ भी अभियान चल रहा है, लेकिन जो है जाम से किसी को भी दिक्कत ना हो, चुकी एम्बुलेंस सबसे ज्यादा समस्या जो है वो एम्बुलेंस को लेकर होती है। तो उसी के तहत जब अतिक्रमणकारी जो है अपनी दुकान रखते हैं तो वहां पर लोगों का एक जमावड़ा लग जाता है। जमावड़ा लगने से वहां पर भीड़ बढ़ती है और जिससे गाड़ियां जाम में फंस जाती है, जिससे लोगों को जो है अपने स्थानों पर पहुंचने में तो देर होती है, ये बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है। जी, ओम शंकर, आप कह रहे हैं कि जाम की समस्या होती है, इसकी वजह से ये एक्शन लिया गया है प्रशासन की तरफ से, तो और क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जाम की समस्या से भी शहर को जो है वो निजात मिल सके और लोगों को समय पर पहुंचने की में मदद मिल सके अपने गंतव्य स्थल तक? कुछ स्थानों को जो है वो वन वे किया जा रहा है, डिवाइडर बनाया जा रहा है। इस तरह से लोगों को जो है वो पार्किंग की व्यवस्थाओं को नए बिल्डअप करने के लिए कई करोड़ों के प्रस्ताव भी पेंडिंग है, लेकिन फिलहाल जो है अभी जाम से मुक्ति दिलाने के लिए है वो अतिक्रमण को ही प्राथमिकता दी जा रही है कि अतिक्रमण जब हट जाएगा तो सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी।
जी ओम शंकर, कई शहरों में देखा गया है लोकल मार्केट भी होता है जहां पर सुबह या शाम के समय बाजार लगता है। इसकी वजह से भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ट्रैफिक के मामले में। तो क्या ऐसे बाजारों को स्थानांतरित करने की भी कवायद शुरू हो गई है या फिर प्रशासन की तरफ से ऐसे बाजारों के लिए किसी अलग तरीके जगह को चिन्हित किया गया है? नहीं, बाजारों को तो नहीं चिन्हित किया गया है, लेकिन जो रेहड़ी और पटरी वाले हैं और जो ठेले पर ये फल है, सब्जी है, ये लोग बेचते हैं, इनके लिए जो है जितने शहर में ओवरब्रिज बने हुए हैं इनके नीचे शिफ्ट करने की योजना है, ताकि उनको एक सुरक्षित स्थान मिल जाए और उनके परिवार का पेट पल सके, क्योंकि उन लोगों के भी आय के कोई दूसरे साधन नहीं है। रेहड़ी पटरी वाले के लिए जो है वो उन्हीं के ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट करने के बाद जो है जी ये कार्य योजना चल रही है कि उनको भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े और जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाए। जी ओम शंकर, जो ये कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाने की, क्या इससे शहर को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगा या अतिक्रमण जो हटाया गया है उससे कुछ राहत मिलेगी शहर के लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल। ये चूंकि नेशनल हाईवे लखनऊ प्रयागराज हाईवे का अतिक्रमण था जी, और उसको हटाना बहुत जरूरी थी, क्योंकि वो दुकान ऐसी थी, वहां पर जो छोटी छोटी कई दुकानें थी, होटल्स थे, रेस्टोरेंट टाइप के, वहां चाय पकौड़ी पूरी कचौड़ी इस टाइप के लोग व्यापार करते थे और उसी के चक्कर में वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी, जिससे जाम की स्थिति बनती थी। लेकिन अब जो है पूरी सफाई हो चुकी है और किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, जाम की समस्या से भी हाईवे को निजात मिल गई है। जी ओम शंकर, एसडीएम ने कहा है कि आगे भी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। तो क्या कुछ प्लान है प्रशासन का आगे की कार्रवाई को लेकर? किन नए इलाकों में अब प्रशासन का बुलडोजर जो है वो चलेगा? जो शहर के मुख्य मार्ग हैं उनको भी वन वे करने के कयामत चल रही है, क्योंकि ये रेहड़ी पटरी वालों की आय का साधन ही यही रोजगार है। इस वजह से इनको जो है ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट करने की भी योजना है, जिससे उनका रोजगार भी चलता रहे और जो है जाम की समस्या भी निजात मिले। जी ओम शंकर, क्या कुछ नया प्लान लाया जा रहा है शहर को ट्रैफिक की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए? क्योंकि अक्सर जो वाहन है शहर में पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं होती है, तो ये भी एक बड़ा रीजन है। सड़क पे गाड़ियां खड़ी होती है जिसकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। तो प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ कर रहा है? क्योंकि सिर्फ अतिक्रमण हटाने से काम नहीं चलेगा अगर बात ट्रैफिक की जा रही है तो। हाँ, जितने भी शहर में ई रिक्शा चल रहे हैं उनको लंबनी कर दी गई है, उनके रूट निर्धारित कर दिए गए ताकि जिस रूट पे जो है उसी रूट पर चले। पार्किंग की व्यवस्था को लेकर भी कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से? क्योंकि सड़क पे खड़ी गाड़ियां भी जो पार्किंग ना होने की वजह से सड़क पे लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, उससे भी काफी समस्याएं आती हैं। और अगर ये कार्रवाई जो है वो सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हो रहा है, तो क्या इस मुद्दे पर भी प्रशासन की नजर है या नगर पालिका की नजर है? जी हाँ, जो अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी करते हैं उनसे चालान भी हो रहे हैं और उसके बाद जो है उनको जागरूक किया जा रहा है कि जिन बाजारों में जो है बड़ी गाड़ियां लेकर ना है, क्योंकि लोग जो है अकेले भी आते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों को जो है ढंग से खड़ा कर देते हैं। इसके तरह भी लोगों को चालान भी काटे जा रहे हैं और जागरूक भी किया जा रहा है। यही बात पार्किंग की, तो पार्किंग की व्यवस्था के लिए लगातार जो है जिलाधिकारी नजर बनाए हुए हैं और लोगों की पार्किंग की व्यवस्था के लिए तलाश शुरू कर दी गई है जगहों की। बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो रायबरेली में प्रशासन का बुलडोजर चला है अतिक्रमण के खिलाफ। जो सड़क किनारे दुकानें बनाकर सड़क की जगह को कब्जा कर लेते हैं उन्हें मुक्त कराया गया है प्रशासन की तरफ से। वहीं डीएम की तरफ से कहा गया है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। वहीं लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सिपाही ने मारा पीटा और बदसलूकी का
मामला भी सामने आया है। आपको बता दें कि देर रात सिपाही ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ता को रोककर बदसलूकी की और मारपीट की। घटना के बाद से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने पर प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर पहुंचे विधायक योगेश वर्मा भी कोतवाली परिसर में ही धरने पर बैठ गए। वहीं मामला बढ़ता देख एसपी संजीव सुमन ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर मामले की जांच के आदेश दिए। मामले में एसपी का कहना है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की है पुलिस वाले ने, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? अलका जी, कल आधी रात के करीब जो है युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे उन पर जो है पुलिस ने जो है बदसलूकी की और मारपीट भी की थी, जिसको लेकर जो है सदर विधायक जो कोतवाली परिसर में ही धरने पे बैठ गए थे। जी, क्या कुछ कहना है पीड़ित का? क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई की मांग को लेकर विधायक जी ही धरने पर कोतवाली में बैठ गए थे, जिसको लेकर एसपी संजीव सुमन जो है मौके पर पहुंच करके जो है सिपाही को जो है निलंबित कर दिया गया था जी, और आगे कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। जी, प्रशासन है, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर? पुलिस प्रशासन ने जो है माफी मांगते हुए सीधे जो है सिपाही पर कार्रवाई जो है कर दी और कार्रवाई करने के बाद जो है उचित कार्रवाई के भी निर्देश दिए। जी, किस तरीके का गुस्सा जो है वो आप लोगों में है इस घटना के बाद से? बीजेपी कार्यकर्ता जो है मतलब पुलिस ने जो है उनके साथ बड़ी बदसलूकी की थी, जिसको लेकर जो है बीजेपी कार्यकर्ता काफी मतलब आक्रोश में आ गए और आक्रोश में आने के बाद पूरी कोतवाली का घेराव कर दिया। जी, दीपक, इस तरीके की घटनाएं लगातार आ रही हैं पुलिस की तरफ से, आम लोगों के साथ मारपीट का मामला आए दिन सामने आता रहता है, तो ऐसे में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए या फिर जो पुलिस कर्मी हैं उनका आम लोगों से व्यवहार जो है अच्छा रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? पुलिस प्रशासन जो है जिला अध्यक्ष ने जो है मतलब कल जो है ऊपरी अधिकारियों से बात करने के लिए भी कहा था और आगे जो है शायद मुख्यमंत्री से भी जो है प्रार्थना पत्र देकर आगे कार्रवाई की भी मांग करेंगे, पुलिस प्रशासन में सुधार लाने की व्यवस्था करेंगे। दीपक, अक्सर समाजवादी पार्टी की तरफ से यह आरोप भी लगाया जाता है कि यूपी की पुलिस जो है वो गुंडों की तरह काम कर रही है, तो ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि पुलिस वाला एक आम कार्यकर्ता या आम आदमी के साथ छोटी सी बात को लेकर, मामूली सी बात को लेकर मारपीट करता है, जिससे क्या यूपी पुलिस के रवैये पर सवाल नहीं उठता? जी अलका जी, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है यूपी पुलिस की छवि जो है इस तरीके के सिपाही धूमिल करते नजर आ रहे हैं, वहीं तो जो है जिला प्रशासन उनको संभाल नहीं पा रहा है या कुछ भी कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन की कहीं ढील नजर आ रही है। जी, दीपक, आम लोगों को कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे ये लोग, ये पुलिस के लोग जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, ऐसे पुलिस वालों के पास आम जनता कैसे अपनी समस्याएं लेकर जाएगी? अलका जी, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस के प्रति आम जनता में भी रोष है। मतलब ऐसी जो घटनाएं हैं, जब नेताओं के साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है तो आम जनता भी डरी सहमी रहती है पुलिस के पास जाने में। दीपक, जब जन प्रतिनिधियों के साथ ऐसा हो रहा है, जाहिर सी बात है सत्ता में खुद उसी पार्टी की सरकार है, ऐसे महकमे के साथ, ऐसा महकमा जो है पुलिस महकमा, उन लोगों के साथ अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो बाकी लोगों का क्या होगा? अलका जी, मतलब जो है आम पब्लिक की बात की जाए, जैसे निचले स्तर के कुछ आदमी होते हैं जिनको मतलब प्रशासनिक और राजनीतिक ज्ञान नहीं होता है, वो लोग जाते हैं, उनको पुलिस जो है धुतकार कर लात मार कर भगा देती है। इस तरीके के मामले भी लखीमपुर से सामने आते हैं। जी, दीपक, क्या ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को नैतिकता की भी शिक्षा मिलनी चाहिए? क्योंकि आए दिन कभी ये रेहड़ी पटरी वालों की दुकानें गिरा देते हैं, कभी ये आम लोगों के साथ मारपीट करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को नैतिकता के पाठ की जरूरत है? जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनको नैतिकता की जरूरत है और
पुलिस प्रशासन को अपनी रवैये में भी सुधार लाने की जरूरत है। जी, ऐसे पुलिस स्टाफ के साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ निलंबन से तो काम नहीं चलेगा। इन पे देखा जाए तो एक उचित तरीके से कार्रवाई भी प्रशासन को करनी चाहिए। जिस तरीके से जनता से व्यवहार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ये पुलिस की छवि को धूमिल करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। दीपक, जो बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई है, इसका वजह क्या था? कौन सी वजह थी जिसकी वजह से पुलिस वाले को गुस्सा आया और वो इस तरीके से व्यवहार कर बैठे? बीजेपी तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे विकास शुक्ला जी, उनके कुछ घर का जो है मामला था, जिसको लेकर वो प्रार्थना पत्र लेकर जो है कोतवाली परिसर पहुंचे हुए थे। कोतवाली परिसर में सिपाही से बातचीत हुई और सिपाही ने इनसे हाथापाई कर दी थी। क्या कुछ प्रभाव, मतलब दूसरे पक्ष के प्रभाव में आकर ऐसा तो नहीं किया गया? दीपक जी, क्या किसी और के प्रभाव में आकर तो ऐसा नहीं किया गया पुलिस वाले की तरफ से, या फिर कोई व्यक्तिगत वजह रही जिसकी वजह से पुलिस कर्मी ने ये कदम उठाया? अलका जी, मतलब व्यक्तिगत जो भी रहा हो उसके बारे में जो है अभी मीडिया कर्मियों को नहीं पता चल पाया। बाकी कहीं जो है पुलिस ने जो है कोतवाली परिसर में ही युवा मोर्चा मतलब कार्यकर्ता थे उनके साथ में बदसलूकी कर दी, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं में काफी रोष आ गया और विधायक जी रात नहीं चल के आधी रात में धरना प्रदर्शन कोतवाली में जो है कर दिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लखीमपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ पुलिस वाले ने मारपीट की। फिलहाल पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि देर रात खुद विधायक धरने पर बैठ गए। उसके बाद पुलिसकर्मी के खिलाफ एसपी ने कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया। वहीं नए साल के बाद से ही दिल्ली समेत उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक उत्तर भारत के इलाकों में तापमान में न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों के ट्वीट के अनुसार 14 से 19 जनवरी के बीच बर्फीली भीषण ठंड जो है वो उसका अनुमान लगाया गया है और 16 से 18 जनवरी तक इसके सबसे ज्यादा प्रभावित करने की संभावना है। आपको बता दें कि विभाग की जानकारी के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में भीषण सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा। राज्य का न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज करने का अनुमान बताया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश सप्ताह के दौरान भीषण शीतलहर की चपेट में रहेंगे। इन राज्यों का न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर 14 से 19 जनवरी के दौरान सबसे अधिक रहने का अनुमान लगाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुलंदशहर के ठंड के बारे में बातचीत करने के लिए मुकेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, बुलंदशहर के क्या हालात है इस समय, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है? जी बिल्कुल, लड़का बताना चाहूंगा, जनपद बुलंदशहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और काफी स्थिति गंभीर है। और आज जैसे कि 10 दिवस रात बीत रात्रि बारिश भी कुछ हल्की फुल्की हुई, जिसके चलते काफी ठंड आज पूरे दिन रही है। और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आजीविका कहीं ना कहीं इस कड़कड़ाती ठंड के चलते संकट में है। और लगातार जो शासन प्रशासन द्वारा हालात की व्यवस्थाएं जगह जगह लगाई जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं हवाई साबित हो रही है। और जो है काफी सुविधाएं जो मुहैया कराई जानी चाहिए, उनसे कहीं ना कहीं जो मजदूर है। मुकेश, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है या क्या कुछ लापरवाही नजर आ रही है? क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जब कड़ाके की ठंड पड़े तो आम लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए वो उचित व्यवस्था करे। तो आप अभी कह रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था नहीं है, रैन बसेरों की क्या कुछ हालात है, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है लोगों को ठंड से बचाने के लिए? जी बिल्कुल, जगह जगह जनपद बुलंदशहर रैन बसेरे बनाए गए हैं और जिला अधिकारी द्वारा उनका औचक निरीक्षण भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं खामियां उन रैन बसों में रहती हैं, जैसे कि जो यात्री बाहर से आते हैं उनके रहने की व्यवस्था, जैसे गर्म कपड़े हैं वो मौजूद न कराना। कहीं लापरवाही मिली तो जहां खुद जिलाधिकारी ने कंबल वितरित किए, तो कहीं ना कहीं बड़ी जो स्थानीय निकाय नगर पालिका है उनकी बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं नजर आती है।
जिसके चलते लोग जो राहगीर हैं, जो उसमें जो रैन बसेरों में आराम करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, व्यापार जगत का क्या हाल है? बुलंदशहर में व्यापारियों को किस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ठंड की वजह से? जी बिल्कुल। जब आम आदमी जो अपने काम पर सुबह से शाम को निकलेगा, कुछ कमा कर लाएगा, जब भी वो बाजार से खरीदारी करेगा। जब आधा आदमी जो है कड़कड़ाती ठंड में बेघर है, मतलब जो है अपने रोजगार से वंचित है, कड़ाके ठंड में उसे रोजगार नहीं मिल रहा, अपने घरों में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बाजार भी हल्का ही रहेगा और व्यापारियों पर भी इसका तो काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। काफी सुनसान व्यापारी दुकानों पर बैठे नजर आते हैं, खाली बैठे हैं। व्यापारी से का कहना है कि जो जब मजदूर कमा कर लाएगा, जब कुछ खरीदारी करेगा, तभी हमारा काम चलेगा। जी हल्का। मुकेश, अक्सर ठंड की वजह से, शीतलहर की वजह से सड़क हादसे देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से हाईवे की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और आवागमन को लेकर किस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है? जी बिल्कुल। जनपद बुलंदशहर में जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले लगातार कुछ हादसे हुए थे, जिसके चलते कई लोगों की इसमें जाने चली गई थी, जिसको लेकर काफी शासन प्रशासन काफी अलर्ट हुआ है और लगातार सड़कों पर वाहन चेकिंग की जा रही है। घरा कोने के चलते जो हादसे हो रहे हैं पर नियंत्रण रखा जा रहा है। काफी हिदायत दी जा रही है ट्रैफिक पुलिस के साथ, अन्य स्थानीय अधिकारियों के साथ। लगातार जो जिलाधिकारी एसएसपी हैं, लगातार अपने अधिकारियों के साथ वहाँ लगातार जो चेकिंग कर रहे हैं और लोगों को हिदायत दे रहे हैं तरीके से। और कुछ बसों को प्रतिबंधित कर दिया, जैसे कि सरकार ने आदेश किया था जो घना कोहरा रहेगा तो 8 बजे के बाद रोड पे बसें नहीं चलेंगी, तो काफी सुधार देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद भी जो बाहर से लोग आते हैं और घने कोहरे के चलते कहीं ना कहीं हादसे का शिकार उसके बावजूद जो हो जाते हैं। जी मुकेश, क्या कोई सड़क हादसे की खबर भी इन दिनों सामने आई है बुलंदशहर में ठंड की वजह से? जी बिल्कुल। अब से कुछ दिनों पहले सड़क ठंड की वजह से कुछ एक व्यक्ति की मौत हुई थी। एक ही मामला सामने आया है और एक पासों का मामला अगर अभी काफी चर्चित चल रहा है कि रैन बसेरे होने के बावजूद लोग खुले में सोने के लिए मजबूर हैं। काफी वीडियो चर्चित रहा है और काफी चर्चाओं में छाया हुआ है कि लगातार सरकार अपील कर रही है कंबल वितरण कार्यक्रम और रैन बसेरों की व्यवस्था, काफी व्यवस्थाएं देने के बावजूद भी एक जो पासू क्षेत्र में नगर निकाय पर नगर पर कहाँ सोई हुई है, एक व्यक्ति गरीब व्यक्ति खुले में मतलब कड़कड़ाती ठंड में सोने को मजबूर है, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सुरक्षा जो लोगों के हित में जो कार्य की व्यवस्थाएं नगर पालिका की कार्यशैली को और स्थानीय को क्या लोगों के प्रति जिम्मेदार उसके कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगाते हैं। जी मुकेश साहब ने अभी कहा कि बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से किसानों को कितना फायदा नुकसान है और खासकर ठंड उनकी खेती बाड़ी पर कितना प्रभाव डाल रही है? जी बिल्कुल। जनपद बुलंदशहर में हल्की फुल्की कुछ बूंदाबांदी हुई है, उससे कोई फसल पर विशेष नुकसान नहीं है। हाँ, जितनी ठंड अगर अधिक बढ़ती है तो गेहूं की फसल के लिए काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि जितना अधिक पाला पड़ेगा, जितनी अधिक प्रकार की ठंड पड़ेगी उतना ही अच्छा गेहूं के लिए पैदावार से अच्छी होगी, जो किसानों का मानना है। जी हल्का। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए मुकेश आर्य। और बुलंदशहर में लगातार जो है वो ठंड कड़ाके की पड़ रही है, जिसकी वजह से आम लोग जो रोजगार है, जो दिहाड़ी के मजदूर हैं, उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अब प्रयागराज के हालात बताने के लिए सुनील सोमवंशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ठंड का क्या असर देखने को मिल रहा है? प्रयागराज में ठंड बहुत ही ज्यादा है और आज तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है कोहरे का सबसे ज्यादा प्रभाव है। कोहरा बहुत ज्यादा है, कोहरे की वजह से यहाँ पे जो है लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जी सुनील, प्रयागराज में माघ मेला भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से ठंड को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है माघ मेले में? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो है जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की गई है। हालांकि जितने अलाव प्रशासन ने उपलब्ध कराए हैं वो अलाव पर्याप्त नहीं है। लोग जो कल्पवासी आए हुए हैं माघ मेले में, वो अपनी व्यवस्था खुद करके आए हैं, गांव से लकड़ियां लेकर के आए हैं और वो अपना जो अलाव है वो खुद जला करके अपने को जो है ठंडी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम है, टेंट के नीचे जो कल्पवासी हैं वो रुके हुए हैं, तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कल्पवासी हैं जी और ये ठंडक ज्यादा होने की वजह से गलन ज्यादा है और साथ में कोहरे का भी प्रभाव है, तो गलन और कोहरे के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए अलाव
पे जो है वो ज्यादा निर्भर हैं। हालांकि टेंट में शासन और प्रशासन की तरफ से बिजली की व्यवस्था की गई है। लोग अपना जो घर से ब्लोअर लेके गए हैं उसको भी जला के जो है टेंट को और अपने आप को जो है टेंट में एक थोड़ा सा ठंड और गलन से बचने के लिए गर्मी पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो उतना पर्याप्त नहीं है। और समस्याएं अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। जैसे कि लोग अपने घरों में रहते हैं तो वो बात जो है माघ मेले में वो चीजें नहीं आ रही हैं। जी सुनील, मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु जुटते हैं और मां गंगा में डुबकी लगाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। तो ऐसे में माघ मेले में मकर संक्रांति को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि इतने सारे लोग जुटने वाले हैं और ठंड का जो असर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं। और जो माघ मेले की जो तैयारी है तो शासन और प्रशासन की तरफ से घाट की व्यवस्था की गई है। अलग अलग जो घाट बनाए गए हैं वहाँ पर जो है पूरी सुविधाएं शासन और प्रशासन की तरफ से दी गई हैं। ऐसा सिस्टम शासन और प्रशासन ने बनाया है। सेक्टर में कई भागों में जो है माघ मेले को बांट दिया गया है, जिससे कि भीड़ न हो और लोग आसानी से स्नान ध्यान और अपना जो पूजा पाठ है वो कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, हमें प्रयागराज के बारे में बताने के लिए। प्रयागराज में कल्पवासियों को ठंड की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अब आगरा के हालात बताने के लिए अजय यादव ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आगरा में क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं इस समय ठंड की वजह से, और प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर रहा है? देखिए उत्का जी, आपको बताना चाहेंगे आगरा में हालात कोहरा के चलते कई हादसे हो चुके हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के चलते गाड़ियां एक दूसरे से एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे है वहाँ टकरा गई है। एनएच पे भी एक हादसा हो चुका था। तो कोहरे में सुबह ही सुबह विजिबिलिटी कम थी, 50 मीटर भी नहीं दिख रहा था, जिस हादसे हो रहे हैं। और प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन अपने तरीके से ठंड से बचने के उपाय और दे रहा है, क्योंकि और अलाव से भी बचने के लिए जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है। कई जगह ये देखने को मिला है, लेकिन अलाव नहीं है, लोग ठंड से भी किसी तरह अपने आप को बचा रहे हैं। जी अजय, आपने अभी कहा कि नेशनल हाईवे होने की वजह से काफी सड़क हादसे जो है देखने को मिल रहे हैं, तो एक तरीके से सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन जो है वो सवालों को घेरे में नहीं नजर आता, क्योंकि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से ऐसी घटनाओं को रोका जाए। क्या पेट्रोलिंग नहीं हो रही है हाईवेज की? देखिए, क्योंकि कोहरा एकदम घना कोहरा छाया हो रहता है, कोहरे में 50 मीटर भी दूरी नहीं दिखाई दे रही होती है। प्रशासन अपने तरीके से पूरी जागरूकता चला रहा है, लेकिन जब नो एंट्री रात को खुल जाती है और रात के समय में ही कोहरा बहुत अधिक होता है, इस वजह से अगर सामने वाली गाड़ी नहीं दिख रही है तो एक दूसरे से वाहन टकरा रहे हैं। और जिसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे है, लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बहुत वाहन धीमी गति से चल रहे थे, जहाँ एक 6-7 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। और एनएच पे भी यही देखने को मिला है कि ट्रक एक दूसरे में टकरा गया जाता है, हादसे हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन अपनी तरीके से कार्रवाई कर रहा है। जी क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है परिवहन को लेकर, आवागमन को लेकर, क्योंकि रात के समय शीतलहर बढ़ जा रही है, सुबह भी शीत का कहर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में जो हादसे हैं वो तो होने ही हैं, क्योंकि लोग सड़क पर निकलेंगे। तो प्रशासन की तरफ से लोगों को सड़क पर निकलने से रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? प्रशासन की तरफ से फॉग लैंप का बताया गया कि गाड़ियां अगर आप नाइट में कोहरे में चल रहे हैं तो फॉग लैंप चलाकर चले, बैक लाइट है वो जलाए, और बाकी की जो भी संभावना है दुर्घटना से बचने के लिए उनको पूरी तरह से उपयोग करें। जी अजय, आगरा पर्यटन स्थल है, ताजमहल है वहाँ पे, तो ठंड में पर्यटकों का कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, जब पर्यटक ताजमहल पहुंचते हैं तो सुबह सुबह कोहरा अधिक होने की वजह से ताजमहल भी धुंधला सा नजर आ रहा है। तो पर्यटक कई सेल्फी लेना चाहते हैं ताजमहल के साथ में, तो वो बड़े मायूस नजर आते हैं कि सेल्फी में पीछे ताजमहल नहीं आता है। तो पर्यटक बहुत ही मायूस होते हैं और इंतजार करते हैं थोड़ा सा कोहरा हटे
फिर ताजमहल को वो अच्छी तरह निहार सके, उसकी खूबसूरती को निहार सके। जी अजय, क्या कुछ पर्यटन पर भी असर पड़ा है? लोगों का आना कम हुआ है ठंड की वजह से? जी बिल्कुल, पर्यटन पर थोड़ा असर तो पड़ा ही है, क्योंकि कोहरे की वजह से और हल्की बारिश होने की भी संभावना है, जैसे मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है। और पर्यटकों की संख्या की बात की जाए तो अभी थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि कोहरा और ठंड और गलन की वजह से जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, वो घरों से थोड़े नहीं निकल रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए अजय यादव। तो आगरा में पर्यटन भी काफी प्रभावित हुआ है ठंड की वजह से। सड़क पर हादसे देखने को मिल रहे हैं। कुहासे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है और इसकी वजह से सड़क हादसों में इजाफा देखने को मिला है। और अब अयोध्या से अनिल मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या के हालात बताने के लिए। अनिल, क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं इस समय अयोध्या के ठंड की वजह से? देखिए, अयोध्या में ठंडक का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से दोपहर बाद धूप निकलने की वजह से काफी राहत महसूस कर रहे हैं यहाँ के लोग। और जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके सपनों का साकार रूप देखने को मिल रहा है अयोध्या में। जी क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि शाम के समय जो है वो कोहरा देखने को मिल रहा है और सड़क हादसों की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कर रहा है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए? देखिए, अयोध्या में एक एक चीजों पर खास करके पैनी नजर जमाए हुए हैं यहाँ के जिम्मेदार। जी चाहे हाईवे हो, वहाँ पर जो रेडियम लाइटें वगैरह हैं और जो पट्टी लगाई गई है, उन सभी चीजों को फिर से रिन्यू कर दिया गया है, जिससे हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। जी क्या कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई है प्रशासन की तरफ से सड़क पर चलने वालों के लिए? हाँ, गाइडलाइन यही जारी की गई है कि जो निर्धारित स्पीड है उसके अंदर चलें और जो लेन बनाए गए अपने लेन में चलें। हाँ, अगर आप लेन से बाहर जा रहे हैं तो उस पर चालान भी किया जा रहा है। यहाँ के जिम्मेदार पूरी तरह से सक्रिय हैं और हर चीजों पर बहुत ही पैनी नजर जमाए हुए। जी अनिल, रैन बसेरों के क्या कुछ हालात हैं? अलाव की क्या व्यवस्था की जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, अयोध्या धार्मिक नगरी होने की वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में रैन बसेरों की भी व्यवस्था यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पर उनके लिए कम्बल, रजाई और वो सारी समुचित व्यवस्था कर रखी है जिसकी उनको आवश्यकता इस ठंडक को देखते हुए। जी व्यापार जगत में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि खरीदारी भी प्रभावित हुई है क्या ठंड की वजह से? क्योंकि जो आम लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, उनके काम जो है ठंड की वजह से प्रभावित हुए हैं। देखिए, बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों में ये दिक्कतें थी क्योंकि ठंडक बहुत ज्यादा थी। लोग घरों में अपने कैद से हो गए थे, कोई आके पास कैद हो गया था। लेकिन पिछले 2 दिनों जिस तरह से धूप निकली है, लोगों के चेहरे पे खुशी देखी जा रही है। लोग काफी खुश हैं क्योंकि उनको अब काम करने में भी अच्छा लग रहा है और काम के लिए लोग निकल रहे हैं। जी किस ठंड की वजह से अस्पतालों में किस तरीके के मरीजों की संख्या जो है वो देखी जा रही है? क्योंकि ठंड का मौसम है तो ऐसे में कई सारी बीमारियां जो हैं वो बच्चों से लेकर बूढ़ों में देखी जाती हैं। तो किस तरीके के मरीज जो है वो अस्पताल में ज्यादा नजर आ रहे हैं? देखिए, ऐसे में जुकाम बुखार के लोग ज्यादा आ रहे हैं और बाकी तो ऐसी कोई भी चीजें सामने नहीं आई हैं जिसके बारे में कुछ बताया जाए। हाँ, एक चीज है, स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से मुस्तैद है क्योंकि सेंसिटिव जिला माना जाता है अयोध्या और सारे प्रदेशों की और सारे जिम्मेदारों की नजरें अयोध्या की तरफ होती हैं। नाते यहाँ पर ऐसी अभी कोई चीज नजर नहीं आई है। अनिल, हॉस्पिटल में कंबल और बिस्तर की क्या व्यवस्था है? क्योंकि ठंड का मौसम है और मरीज जो है वो जाहिर सी बात है ठंड से परेशान होंगे, तो उन्हें ठंड से बचाने के लिए हॉस्पिटल में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, हॉस्पिटल के बाहर तो अलाव की व्यवस्था है, लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर की बात की जाए तो व्यवस्था नग्न सी बिल्कुल दिखती है क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे नजर नहीं आती जिससे ठंडक से निजात मिल सके। हाँ, जो तीमारदार हैं, जो मरीज है, वो अपने घर से जो लेकर आए होते हैं वही उनका सहारा बनता है। बाकी तो ऐसी कोई सुविधा हॉस्पिटल के अंदर नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार मिश्रा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अयोध्या में जो प्रशासन है वो काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। अलाव की व्यवस्था है, रैन बसेरे की व्यवस्था है। हालांकि अस्पतालों में मरीजों को ठंड से बचाने के लिए अस्पताल की तरफ से कुछ विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। तो पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।